Israel is suffering tremendous losses right now at the hands of Hezbollah. When the history of this war is written, particularly with respect to the defeat of Israel, because that's what we're going to be looking at, a decisive defeat of Israel. They're going to point to the fact that Israel completely underestimated the capabilities of Hezbollah, and that the coordinated effort by Hezbollah and Iran was more than Israel could handle. The ships come in this way, go right around that tip. Right. To come out, they have to come up, and they actually sail between two Iranian-controlled islands. That's the only exit channel. So you're going right between two islands where they have the missiles on them. See that coastline there? Yeah. Those are mountains. If you take a look at the video as the ships go by, the mountains, everything's dug in right here. There's a brigade here called the Aref Brigade, 4 battalions that they're not ships. They have the missiles. They've been training for 20 years to defend this strait. We're going to come in with 4 amphibious ships. Right. All right? As they come in, they won't make it past here. They'll get sunk here, get sunk here. We knew this in 2019. They'll get sunk here because right here, of the other missiles. And we knew this in 2019. The Commandant of the Marine Corps, General Berger, issued the Commandant's guidance, and he said, we can't fight this war anymore. We put all our Marines on one ship, and as we get close in, we're going to get sunk. So we're not even going to, this is the island they want to take. Yeah. The Marines aren't even going to get here before they all die. 31 मार्च का दिन है एंड क्या ट्रंप रेडी टू सरेंडर है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ना खुले कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू एंड द वॉर। मैं तो कहने वाला हूं हम जीत गए भाई, जीत गए। हमारे पूरे बेसिस तबाह हो गए, हम जीत गए। हमारे पूरे रेडार्स खत्म हो गए, हम जीत गए। कितने एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, हम जीत गए, क्योंकि हमने वहां पे इतने ज्यादा बम बरसा दिए। देखो इंसैनिटी है ये, इंसैनिटी मतलब एकदम ही पागलपन। ये इतने नॉन सीरियस है ये लोग। इनका जो वॉर सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, बेसिकली इनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो ज्यादा लगाए अपने पैसे बटोरने में। ठीक है, तो वो क्या करना चाह रहा था, एक इंडेक्स खरीदना चाहता था, जैसे निफ्टी और ये सब इंडेक्स होते हैं वैसे ही एक इंडेक्स खरीदना चाहता था जिसमें इनके मेजर डिफेंस कंपनीज होंगे। वो खरीद नहीं पाया फॉर अ टेक्निकल रीजन के मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट्स के लिए उस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं था, बट वो भी गिर चुका है वो भी इतना ज्यादा गिर चुका है क्योंकि इनके वेपन्स वगैरह किसी काम के नहीं आ रहे, खत्म हो रहे हैं एकदम। तो सोचो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग और ये पीट हेग्सेथ जैसे लोग, जो कि बेसिकली इंडिया का अर्नब गोस्वामी है क्योंकि ये फॉक्स न्यूज पे प्रेजेंटर होता था, ऐसे नॉन सीरियस लोगों के ऊपर, ऐसे पागल लोगों के ऊपर दुनिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट है या दुनिया डिपेंडेंट है वन कुड से। अब इजरायलीज तो इनसे एक कदम और आगे। इजरायली एयरफोर्स के 3 मेंबर ऐसे डिटेन किए गए हैं जो पॉली मार्केट पर बेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, खुद एयरफोर्स के लोग जाके कर रहे हैं। ऐसे नॉन सीरियस लोग हैं भाई, कोई चांस ही नहीं है कि ये वॉर जीत सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली एक कार्टून चेकआउट करो, ये सोना 21 पे है, जो लैरी जॉनसन है, एक्स CIA, उनका पोर्टल है। ये कार्टून पे देखो क्या दिख रहा है, एक मरीज डोनाल्ड ट्रंप एंड साथ में साइकाइट्रिस्ट है। वो पूछ रहा है कि भाई जिन ईरानियन से तुम बात कर रहे हो वो क्या हमारे साथ अभी रूम में भी है, हमारे साथ है? क्योंकि असलियत यही है कि नेगोशिएशन वगैरह कुछ चल नहीं रही है, अपने आप से ही बात कर रहा है। ईरान आके क्लियरली बोल चुका है नो नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन। एंड देखो सिंपल बात है, जब आप वो 15 पॉइंट प्लान ऐसा दो जो एकदम ही नॉन सीरियस एजेंडा है, तो कोई क्यों नेगोशिएट करेगा? एंड ये देख चुके हैं सामने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी कि दीज पीपल आर नॉट सीरियस। एंड ये बहुत ही डेंजरस बात है हमारी दुनिया के लिए, क्योंकि एस्केलेशंस पे एस्केलेशंस हो रहे हैं। क्या बताएं, तबाही पर तबाही हो रही है। इस्फहान के अंदर, जो कि अच्छी खासी पॉपुलेटेड सिटी है, वहां पर इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। क्या टारगेट है इन्होंने खुद भी नहीं बताया। B-2 बॉम्बर्स को यूज किया गया इसके लिए। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट, एंड बस इनके पास यही है, हमने तो ये जाके फोड़ दिया, वो जाके फोड़ दिया। कोई वॉर स्ट्रैटेजी नहीं है इन लोगों के पास। एंड यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो जाए तो आप एडमिट कर लोगे डिफीट और चले जाओगे, बट यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, बस तबाही मचानी है इन लोगों ने, तबाही। ये बिल्कुल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है कि किस चीज को हिट किया गया। ठीक है, अब तो किसी को भी मार रहे हैं ये, कुछ बोट्स थी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको भी मार रहे हैं। मतलब इन लोग की स्ट्रैटेजी यही है कि जितना फोड़ सकते हो वो फोड़ दो। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि किस चीज को टारगेट किया गया। कोई वहां पे एयर बेसिस थे शायद, या मेजरली सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। इनका टारगेट यही है कि सिविलियंस को टारगेट करो, जितना डैमेज कर सकते हो करो, ताकि सामने वाला सरेंडर कर दे। नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। अब देखो इजरायली आर्मी ने जाके यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के अंदर स्ट्राइक्स कर दी, एंड मुझे नहीं लगता ये लोग कोई एडवांस वार्निंग भी देते। फॉर एग्जाम्पल
इरानियंस ने वार्निंग दे दी है सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को इन द रीजन मतलब गल्फ रीजन में इंक्लूडिंग इजराइल कि भाई यहाँ से खाली करा लो, दे आर ऑन आवर टारगेट लिस्ट। बट ये लोग तो जाके ऐसे ही फोड़ देते हैं कुछ भी। मतलब दीस फ्रिकिन इजरायलीज मैन, थोड़े तो बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तुमको कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग, तुम्हारी स्टेट ही कोलैप्स हो रही है। इसके बारे में आगे और बात करते हैं, पर थोड़ा ईरान के बारे में ये डैनियल डेविस ने अपने एक वीडियो पे बताया था, उसको जरूर चेकआउट करना। वो ये बता रहे हैं किस तरीके से माउंटेन्स के अंदर, मतलब पहाड़ों के नीचे इनकी सारी फैसिलिटीज हैं। मतलब एक पहाड़ की रेंज नीचे से गुफा डाली हुई है एकदम पहाड़ के नीचे, मारते जाओ उसको, मारते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, पूरा पहाड़ फोड़ना पड़ेगा तुमको। कितने बम बरसाओगे। एंड रेल लाइंस है इनके अंदर पूरी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी हो जाती होंगी मिसाइल्स, लॉन्च भी हो जाती है। मतलब कितना सोफिस्टिकेटेड सेटअप है। एंड बनाया गया है स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए कि भाई जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो एयर से बम बरसाएंगे, उनकी सुपीरियोरिटी ये है, ये लोग यहाँ पे अंदर आके कुछ भी नहीं कर सकते। एंड अब एज अ रिजल्ट ये बोलते जा रहे हैं 30% हमने डिस्ट्रॉय कर दी। पहले 60% बोल रहा था इजराइल, वॉर को 1 हफ्ता हुआ था, ठीक है, अब बता रहे हैं 30% हुई हैं। इनको कुछ नहीं पता ये लोग क्या टारगेट कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर सिविलियन टारगेट्स। अब ये देखो, ये हारेट्स की न्यूज है, वो बता रहा है कि अमेरिका ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल जो अनटेस्टेड है, आज तक टेस्ट नहीं किया उसको, उसके लिए टेस्टिंग ग्राउंड क्या है, ईरान के अंदर एक स्कूल, एंड 21 लोग मारे गए उसमें। एंड जब हम तबाही की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ईरान में ही तबाही मच रही है, सिंपल है, हर वीडियो में बताते हैं, फिर रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है कि टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी है ईरान की, वो एस्केलेट नहीं कर रहे, एस्केलेट अमेरिकन एंड इजरायलीज कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो इस्फहान में अटैक से पहले ईरान एंड हिजबुल्लाह ने इकट्ठे मिलकर अटैक किया हाइफा पोर्ट पर, हाइफा रिफाइनरी पर। तो हाइफा रिफाइनरी को अटैक किया गया है, बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ी मिसाइल बैराज से अटैक किया गया, हाइफा पोर्ट को डैमेज किया गया, हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया गया, उसको भी डैमेज किया गया। एंड ये सेकंड अटैक है जो हाइफा रिफाइनरी के ऊपर किया जा रहा है। हाइफा नेवल बेस को भी अटैक किया गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद हिजबुल्लाह ले रहा है। ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इनकी जितनी भी मेजर डिफेंस कंपनीज हैं जैसे कि एल्बिट सिस्टम और एक कैनफिट लिमिटेड है, इनको टारगेट किया गया है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक वेपन्स बनाती हैं इजराइल के अंदर। भाई इससे मेरे को एक चीज़ ध्यान आ रही है, इंडिया हमने कितने ज़्यादा वेपन्स इन लोगों से लिए हुए हैं, इन सारी कंपनीज से, कुछ उसकी सर्विस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? मुझे तो लगता है इजराइल नहीं सर्वाइव कर पाएगा ये, एज अ रिजल्ट इनकी कंपनीज भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। या हो सकता है ये कंपनीज जितनी भी हैं एग्जिट कर लें ऑफशूट बनाने यूएस में, ठीक है, यहाँ से पूरे शिफ्ट हो जाएं, डेफिनेटली पॉसिबल। तो ये जो एल्बिट सिस्टम है ये इनका आयरन डोम बनाती है, क्या फायदा, आयरन डोम तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था। तो बिट बाय बिट ईरान पूरे इजराइल को खत्म करते जा रहा है, एंड इनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको तो खास तौर पर। अब वन ऑफ दी बिगेस्ट अटैक्स किए हैं हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेस के ऊपर। इजराइल खुद ही क्लेम कर रहा है कि 4 सोल्जर्स और मारे गए हैं। एंड इसके बारे में पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे तो जो टेलीग्राम ग्रुप्स चलते हैं उसमें ये भी आ रही थी कि फिस्ट फाइटिंग वगैरह तक हो रही थी, बट अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि एट अ वेरी क्लोज रेंज, मतलब ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इन सोल्जर्स को मारा गया है। इनको कैप्चर भी कर सकते थे आई गेस, बट इट वाज इजियर टू किल देम। मतलब जहां से भी खबर आ रही है, मेजर खबर ये आ रही है, मेजर बैटरिंग, मतलब बुरी तरीके से पीटा जा रहा है इजराइल को हिजबुल्लाह के द्वारा। एंड अगर इफ यू विल पार्डन द पन, ऐसा लगता है इजराइल इज गेटिंग ओब्लिटरेटेड। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है असली में, तो इजरायलीज क्या कर रहे हैं? इनकी हरकतें देखो, ये लोग इंसान है ही नहीं, ये लोग टाइम टू टाइम प्रूफ करते रहते हैं। हिजबुल्लाह से मार खा रहे हैं, इन्होंने जाके लेबनीज आर्मी को अटैक कर दिया, एक सोल्जर मारा भी गया, विच इज सीन, एंड अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, मैं कोई अपने क्या कहते हैं कंक्लूजन्स नहीं निकाल रहा हूं, कि दिस इज सीन एज अ मैसेज फ्रॉम इजराइल टू लेबनीज मिलिट्री टू पुल बैक, कि भाई अगर तुम सोच भी रहे हो हमको अटैक करने का, हम तुमको अटैक कर रहे हैं, यू पुल बैक। मतलब मैं तो सोचता हूँ यार लेबनीज लोगों को क्या लगता होगा, बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती है वहाँ से, बहुत लोगों को लगता है लेबनीज लोगों को, खासतौर पे बेरूट वगैरह में जो थोड़े हायर क्लास होंगे, कि यार ये हिजबुल्लाह उनको उंगली करता रहता है, एज अ रिजल्ट हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। फ्रॉम एन आउटसाइडर एंड फ्रॉम बाकी जितना भी मैं एनालिसिस सुनता हूँ, क्लियर है कि भाई इजराइल इन्वेड करना चाहता है एंड हिजबुल्लाह तो एक्चुअली उनके खिलाफ लड़ रहा है। तो भाई लेबनीज लोगों को क्या लगता है मुझे ये नहीं पता, पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कितने नपुंसक हैं ये लेबनीज लीडर्स एंड लेबनीज आर्मी ऑल्सो, कि तुमको वो अटैक किए जा रहे हैं, कारपेट बॉम्ब कर रहे हैं तुम्हारे कैपिटल को, एंड यू हैवंट वेज्ड वॉर अगेंस्ट देम, जंग ही नहीं छेड़ रहे, मार खाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज है वहाँ पर लेबनान के अंदर या बॉर्डर पर, इजराइल ने उनको जाकर अटैक किया, 3 लोग मारे गए यूएन सर्विस मेंबर्स के,
ठीक है, ये तीनों लोग इंडोनेशियन। तो भाई हमको पीस कीपिंग फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, हम तो भाई लड़ाई करते रहेंगे फुल टाइम। ये पागल हो गए हैं ये लोग। इनका जो पार्लियामेंट है कनेसेट, वो क्या कह रहा है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है, बेन गवीर का सपना पूरा हो रहा है कि जितने भी पैलेस्टीनियन हॉस्टेजेस को, यहाँ पे लिखा है कन्विक्टेड, क्या कन्विक्टेड, किसी को भी उठा लेते हो, किसी बच्चे को भी उठा लेते हो, कुछ ट्रायल वायल तो होता नहीं है, अब उनको आप मारना चाह रहे हो। पागल हो चुका है ये देश, एक नंबर का पागल तो वैसे ही था, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ पागलपन हो चुका है, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई भी देश इस पूरी दुनिया में इतना पागल, बेवकूफ, जेनोसाइडल है ही नहीं। अब इतना बुरा पीटा जा रहा है इनको, इजराइल खत्म होने के वर्ज पे है, जब इनका आईडीएफ का चीफ खुद आके कह सकता है कि भाई वी आर कोलैप्सिंग, क्योंकि दे आर फाइटिंग अ 4 फ्रंट वॉर। पहले तो तुमने हमास के साथ चालू कर ली, ठीक है, लड़ाई, फिर हुतीज भी इन्वॉल्व हो गए, अंसार अल्लाह फ्रॉम येमेन, ईरान के खिलाफ तो डायरेक्ट लड़ाई चली रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी डायरेक्ट लड़ाई चल रही है। एंड इनका ये बेन गवीर क्या बोलता है कि जो जोलानी है, जो बेसिकली सीरिया का प्रेसिडेंट इन लोग ने खुद ही बनाया है, फॉर्मर आईएसआईएस, फॉर्मर अलकायदा, ठीक है, फॉर्मर एचटीएस, ये जो बंदा है कहता है उसी को मार दो, क्योंकि अब इन लोग को साफ हो गया कि भाई, मुझे नहीं लगता एल जोलानी ने अलाउ किया होगा, ये जोलानी ने, ठीक है, बट फिर भी हिजबुल्लाह के पास इतने आर्म्स कैसे आए, क्योंकि वो आते थे वाया सीरिया, बट ये इतना हजारों साल पुराना स्मगलिंग रूट है, वहां से अभी भी आ जाते हैं। जो इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो आज के डेट में नेतन्याहू है, सेतन्याहू, ठीक है, ये बेनेट क्या बोलता है कि टर्की इज द नेक्स्ट, ईरान से भी बड़ा दुश्मन हमारा टर्की है। भाई एनी फॉर्मिडेबल कंट्री, ठीक है, ठीक ठाक चलता हुआ देश तुम्हारे लिए खतरा है, हर कोई खतरा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको क्या लगता है इन बेवकूफों को, हैं हम चोजन पीपल हैं, वी आर द चोजन पीपल, यू आर द चोजन डेविल्स। शैतान देश है ये, दूसरों को टेररिस्ट बोलते रहते हैं, सबसे बड़े टेररिस्ट हैं ये। एंड पूरी दुनिया को अब पता है, पूरी दुनिया को। आप जरा इंस्टाग्राम उठा के देख लो, जो इनकी प्ली भी होती है ना, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली, नीचे कमेंट जरा पढ़ लो, गाली दे रहे होते हैं सब इनको, गाली। एंड अगर सीरिया की बात की जाए तो वहां पर भी अटैक करना चालू कर दिया है फ्रॉम इराक। तो भाई वेलकम टू द वॉर सीरिया। बेचारे, मैं सीरियन लोगों के लिए तो बहुत मुझे लगता है यार कि वहां पे पहले सिविल वॉर होता गया, ठीक है, सिविल वॉर जो इजरायलीज और इन लोग नहीं कराया, आईसिस वगैरह के थ्रू, ठीक है, उन्हीं को सपोर्ट करते थे ये। अब इस वॉर में भी कैसे कोई देश इन्वॉल्व नहीं हो सकता अगर उसी रीजन में है तो। अब सीरिया के ऊपर भी अटैक्स किए जा रहे हैं, कहीं अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। एंड देखो, ईरान तो पूरी कोशिश कर रहा होगा कि जो भी उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं सबको बोलें कि भाई राइज अप, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कोई अच्छी हालत नहीं थी जब से जोलानी आया था। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक अलकायदा में जो था आदमी, एक नंबर का टेररिस्ट, अगर उसको प्रेसिडेंट बना दोगे तो क्या ही होगा। अब लास्ट टाइम हमने भी आपको बताया था कि ईरान ने कुवैत के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट को हिट कर दिया है। सॉरी, बट वो इट सीम्स कि वो फेक न्यूज़ थी। अटैक तो हुआ, बट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग अटैक। ईरान ने आके बोला है, एंड वी ट्रस्ट ईरान ऑन दिस मोर देन एनीवन एल्स, ठीक है, मोर देन इजराइल एटलीस्ट। वो कह रहे हैं कि इजराइल ने कराया है ये पर्टिकुलर अटैक। इजराइल ने आके इसके ऊपर कोई अगर स्टेटमेंट दी हो तो हमें नहीं पता, अभी तक तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फॉल्स फ्लैग येट अगेन, मतलब कुछ तो सीख लो भाई इजरायलीज, कुछ तो सीख लो भाई। ये पता चल रहा है, मैंने बताया था ना, वो एनालॉजी दी थी, कोई डूब रहा है तो हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है, वो हालत है इजराइल की। दीज गाइज आर डेस्परेट। भाई अब लोग समझ गए हैं, पूरा गिमिक इजराइल का समझ गए हैं। मैं खुद ही ब्रेन वॉश्ड होता था यार इनके प्रोपेगेंडा से, क्योंकि जो इन्होंने गाजा में किया है ना, कोई नहीं मानेगा अब इनको, कोई नहीं मानेगा कि ये ढंग के इंसान है, कोई नहीं मानेगा कि ये लोग इंसान ही है, सब यही मानेंगे कि ये इंसानियत के दुश्मन है। अब टर्की भी कह रहा है कि जो नेटो का बेस है उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक होने वाला था, ठीक है, उसको शूट डाउन कर दिया है वहाँ के एयर डिफेंसेस ने। नाउ अगेन उन्होंने ये तो बोला नहीं है ईरान से आया ये अटैक, एंड मुझे नहीं लगता वहाँ से आया होगा ये। अगेन दीज आर इजरायलीज ट्राइंग टू, भाई वो चाहते हैं रायता फैल जाए, किसी तरह रायता फैल जाए, बस यही वो चाहते हैं। अब ये देखो, यूएई से ऐसे टाइप की खबर आती है रोज के रोज ऑलमोस्ट। ये कल की है कि 27 ड्रोन्स, 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुए। वी ऑलरेडी नो कि एयर डिफेंस तो खत्म ही हो चुका है, ठीक है, इट इज़ अ स्कैम, इट डजंट वर्क। इसमें से कितनी सारी तो लैंड की होंगी, ये कह रहे हैं हमने सब इंटरसेप्ट कर लिया। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मिसाइल्स और ड्रोन्स कहाँ जाके गिर रहे हैं, क्या क्या डैमेज हो रहा है। रेडिट वगैरह में तो और टाइप की न्यूज़ सुनने को मिलती है कि इस बिल्डिंग को अटैक किया, उस बिल्डिंग को अटैक किया। एंड ईरान बोल चुका है कि आपके जितने भी आसपास लोग होंगे ना, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, मतलब CIA को नहीं छोड़ेंगे, आपके जितने भी आर्मी बेसिस पर काम करते थे, जिनको अब आपने बोल दिया है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये होटल्स वगैरह को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं ईरानियंस। अब एग्जैक्टली पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है टू UAE।
जितना नुकसान वो झेल चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो देखो उनके मार्केट से ही हो चुका है। ऑयल एक्सपोर्ट्स विच कंट्रीब्यूट टू अराउंड 24-25% इनके पूरे रेवेन्यू के, वो बंद है। टूरिज्म पूरा बंद है। फाइनेंशियल सेक्टर तो कोई क्यों रुकेगा भाई जब वहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं है। मैं किसी को जानता हूँ जो यूएई भिजवाता है, एक्सपोर्ट करता है खाना, ठीक है, राइस वाइस ये सब बेसिक कमोडिटीज, वो मुझे बता रहे हैं जब से वॉर चालू हुआ है वो हार्डली कुछ भेज पाया है यहाँ से। पोर्ट्स तो इनके सब बंद हैं, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद है, कुछ नहीं पहुंच सकता। रूट जो बता रहे हैं वो ये है कि पोर्ट पर जाएगा, ओमानी पोर्ट पर, फिर बाय रोड वहां से यूएई जाएगा। इतने आसानी से नहीं हो सकते ट्रेड रूट्स डेवलप। एंड ही इज टेलिंग मी कि वो जितना भी भेजता था ना पहले, उसका 10% भी नहीं भेज पा रहा अब। एंड अब जो भेज भी रहा है वो भी पता नहीं पहुंच रहा है कि नहीं, कुछ खबर नहीं आ रही। तो भाई फूड का क्राइसिस बहुत बड़ा हो सकता है यूएई में। एंड गिवन के कुछ भी ये लोग कैप्चर नहीं करने दे रहे, कुछ भी इंस्टाग्राम पे नहीं डालने दे रहे, कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं डालने दे रहे, गोज टू शो। एंड देखो जो वहां से आता भी है, जो वहां से आ भी रहा है, कहीं ना कहीं तो मंशा होगी ना कि भाई मेरा तो वहां पे काम है, तो मैं सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना चाहता, मीडिया को ऐसी कोई चीज नहीं बताना चाहता जिससे मेरी वहां पे नौकरी चली जाए। तो बहुत टाइट, एंड आई वुड से दे हैव डन अ गुड जॉब। किसी तरह के उन्होंने टाइट कर रखा है एकदम लिड ऑन इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक इजराइल। बट इजराइल से जैसे इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है वहाँ पे भी बाहर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब फूड की इतनी ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, जब खाना ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा, आएगी ना इन्फॉर्मेशन तो बाहर। अब कुवैत के अंदर एक ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट इरानियन अटैक। अब अगेन आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का फॉल्स फ्लैग तो इजरायलीज आर वेरी केपेबल ऑफ कैरिंग आउट, बट हो सकता है कि ईरान ने भी किया हो। बताया जा रहा है एक फुल ऑयल टैंकर था एंड उसको अटैक किया गया है। ऑयल स्पिलेज भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी बनते ही जा रहा है ये वॉर। एक और चीज जिसके बारे में मुझे बहुत डर लगता है वो ये है कि जितने भी लोग हैं गल्फ कंट्रीज में, दे मे गेट स्टक, इनको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। एंड मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कुवैत में ऑलरेडी हो रही है। बहुत सारे लोग जो निकलना चाह रहे हैं उनको एक परमिट की रिक्वायरमेंट होती है वहां से निकलने के लिए, वो परमिट ही नहीं मिल रहा। देखो एयरपोर्ट तो खत्म हो चुका है कुवैत का, वहां के जो ऑयल डिपोज थे, ठीक है, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज थी, उसको भी अटैक कर दिया है ईरान ने, वहां का रेडार भी खत्म कर दिया है। कुवैत पे तो परहैप्स एक इन्वेजन भी हो सकता है फ्रॉम इराक। अगर ये ग्राउंड इन्वेजन करते हैं ईरान के अंदर, देन ग्राउंड इन्वेजन जहां जहां पे अपनी मिलिशियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं ईरान, आई थिंक दे विल डू इट। अब देखो कुछ थोड़ी पॉजिटिव खबरें भी रहती हैं। यूरोप में एटलीस्ट कोई तो है जो दम रख रहा है अमेरिकन को बोलने के लिए कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। स्पेन ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। स्पेन ने आके क्लियरली बोल दिया कि हम एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अगर आप हमें कहीं भी भनक लगेगी कि आप एयर स्पेस यूज कर रहे हो हमारा टू गो टू अटैक इन ईरान, वी आर क्लोजिंग दैट, ठीक है, नहीं जाने देंगे आपके पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ठीक है, वेरी गुड। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भाई एक नई रेड लाइन क्रॉस हो गई है जब यूएन पीस कीपर्स को मारा गया है लेबनान के अंदर, जहां 3 इंडोनेशियंस मारे गए। तो भाई वीवा इस्पानिया, कोई तो है जो कुछ बोल रहा है यूरोप में। अब देखो लॉस ऑफ लाइफ तो सबसे ज़्यादा है ही है इस वॉर में। ईरान में बताया जा रहा है 1937 मारे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 25,000 इंजर्ड है। इसमें कितने तो जो मारे जा चुके हैं इंजर्ड है, कितने तो औरतें और बच्चे हैं। लेबनान में इसके बाद सबसे ज़्यादा है, 1200 लोग ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं एंड 3500 इंजर्ड है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है इसका, स्पेशली बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। देखो चाइनीज़ टैंकर्स को अलाउ किया जा रहा है, कुछ इंडियन टैंकर्स को भी अलाउ किया गया 2, एंड पाकिस्तान के रिपोर्टेडली काफ़ी सारे टैंकर्स को अलाउ किया है उन्होंने, ठीक है। इस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इस वॉर का, इतना ज़्यादा है। एंड अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने का तो बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक रहता है, चाहे वो फ्यूल हो। अभी तो सबसे ज़्यादा फ्यूल की बात हो रही है, हर तरफ ये बात हो रही है कि इमरजेंसी लॉकडाउन लग सकता है पूरे दुनिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पाकिस्तान जैसी जगहों में तो ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, और कितने देश होंगे। एंड अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो वो सबको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्ट तो लगता ही है ना, इधर से उधर भेजने के लिए कोई भी खाना वाना हो, जितना महंगा रहेगा फ्यूल, खर्चे उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जेपी मॉर्गन ने एक मैप निकाला है जिसमें वो बता रहे हैं कहाँ कब किस कॉन्टिनेंट में फ्यूल की किल्लत होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले एशिया में 1 अप्रैल को, यूरोप में फिर 10 अप्रैल को, नॉर्थ अमेरिका 15 अप्रैल को, ऑस्ट्रेलिया 20 अप्रैल बता रहे हैं, पर वहाँ पे तो ऑलरेडी इमरजेंसी से लाइक सिचुएशन हो चुकी है। ये एनर्जी लॉकडाउन मुझे नहीं पता कितना रियलिस्टिक है कि नहीं, बट बहुत आउटरेजियस नहीं है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसके बारे में तो बहुत देखो बात भी हो रही है, पर इससे भी बड़ा मुद्दा है खाने का, कि भाई फूड शॉक आने वाला है पूरी दुनिया में, क्योंकि मेजर फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ से फ्लो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरी दुनिया का। और अगर जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात करें तो इंडिया में मिंट ही रिपोर्ट कर रहा है कि 18 मिलियन टन्स हैं फर्टिलाइजर का स्टॉक, एंड
शॉर्ट बाय 39 मिलियन टन्स, मतलब 39 मिलियन टन्स की आवश्यकता है। एंड सरकार ये कह रही है कि ये गैप हम मई तक बंद कर देंगे बाकी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके, सच एज रशिया एंड मोरक्को। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता रहा है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो खाद है, फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लाइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि इंडिया, अल्जीरिया, स्लोवाकिया में जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कि भाई हमको अपने देश के लिए चाहिए, हम बेच नहीं पाएंगे बाहर। ऑस्ट्रेलिया में जो व्हीट फार्मर्स हैं वो कम प्लांट कर रहे हैं, और जो कॉर्न एंड सोया फार्मर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो बेसिकली भीख मांग रहे हैं। बेगिंग लिखा हुआ है, दे आर बेगिंग ट्रम्प के भाई कुछ रिलीफ लेके आओ, नहीं तो हम खाना भी नहीं उगा पाएंगे। अब देखो, जो मेजर फर्टिलाइजर है वो बनता है नेचुरल गैस के थ्रू, एंड सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट है इसका की प्रोड्यूसर फर्टिलाइजर का, उसके बाद है रशिया। 1/3 मतलब 1/3 फर्टिलाइजर पूरे दुनिया का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू फ्लो होता है, एंड ऑयल है 20%। एंड जो बहुत सारे देश अपना खुद का फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, वो कैसे बनाते हैं? नेचुरल गैस आती है मिडिल ईस्ट से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नेचुरल गैस निकलती है, फिर ये अपने प्लांट्स में उसको यूज करके फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो भाई इनएविटेबल ही है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो भाई ये एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी पे हम अभी खड़े हैं, क्योंकि अगर खाने के दाम ही इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं रहेगा। आप दुनिया का कोई भी देश पकड़ लो, अगर लोगों के लिए खाने को नहीं होगा ना, तो फिर क्या करेंगे? वो सड़क पे आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाएगी पूरी दुनिया में, इतना ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगा, राइट्स हो सकते हैं पूरी दुनिया भर में, क्योंकि जब खाने को नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जितने टाइम तक बंद रहेगा, कैटास्ट्रोफी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। एंड ऑलरेडी काउंटडाउन चालू है। अगर आज के डेट में भी खुल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, 1 महीना हम ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, तो शायद मामला संभल सकता है। बट अगर ये नहीं खुला, एंड अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि भाई ये खुलेगा, ट्रम्प खुद ही हार मान चुका है कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यार बंद रहने दो, ठीक है, मैं तो वॉर डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं जीत चुका हूं। तो भाई ईरान की जो कंडीशंस हैं दे आर की। मैं तो कहता हूं दुनिया को, अपना जितना भी पेट्रोल है युआन में खरीदना चालू कर दो, ठीक है, टोल टैक्स देना चालू कर दो ईरान को, नहीं तो ये जो कैटास्ट्रोफी आने वाली है ना, इतनी बड़ी है, संभाले नहीं संभलेगी।